नमस्कार फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसी पे। सो फ्यूचर एडवोकेट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फैमिली लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके AF19 एग्जाम के लिए। एंड ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आप सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो आपका फैमिली लॉ का जो पोर्शन है AF19 एग्जाम के लिए, उसमें आपके मिनिमम 8 नंबर एंड मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जब मैंने आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर की थी सेल्फ स्टडी प्लान फॉर AF19 एग्जाम, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि फैमिली लॉ का जो हमारा पोर्शन होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें, जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मिनिमम आपके लगभग 8 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। अगर मैं AF10 से अगर आपकी कंपैरिजन करूं तो AF10 से लगातार आपके मिनिमम 8 क्वेश्चन आ ही रहे हैं फैमिली लॉ में, एंड मैक्सिमम ये नंबर 10 तक जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों, हमें जो 45 या 35 40 मार्क्स जो पासिंग के लिए चाहिए हो, उसमें हमारे 10 नंबर तक की हमारा फैमिली लॉ कवर अप कर सकता है। एंड क्वेश्चन जो इसके आएंगे बहुत ज्यादा ईजी होने वाले, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाले, क्योंकि फैमिली लॉ में जो भी आपका हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ या क्रिश्चियन लॉ के एक दो क्वेश्चन जो भी आते हैं, ओके, ये ज्यादा यानी डीप नहीं आते हैं, यानी कॉन्सेप्ट पे बेस पे आते हैं, सेक्शन बेस आते हैं, ज्यादा यानी अंदर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली एमसीक्यू से रिलेटेड। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूं कि हमें सिर्फ एमसीक्यू को याद नहीं करना, मैं हर एक वो एमसीक्यू आपको बताऊंगा, उसको आपको महसूस करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व करना है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि AF19 से रिलेटेड हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, हमारे सामने पेश है हमारा पहला क्वेश्चन फैमिली लॉ का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 द लॉ ऑफ मिताक्षरा हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, यानी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की कौन सी धारा में मिताक्षरा विधि शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें देना होगा, एंड इसके लिए आपको बेरेट की हेल्प जरूर करेगी। देखो, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप कोशिश करें कि आप उनको रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप उनको डायरेक्ट बेरेट से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास बेरेट होगी। ओके, तो इन सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को हमें बस हाँ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन कहां पे दिया हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4 होगा। ओके, सेक्शन 6 ये चीज कहता है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आता है मेंटेनेंस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि मेंटेनेंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 ऑफ हिंदू AHMA क्या मतलब होगा, बताइए इस एक्ट का क्या मतलब होगा। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात यहाँ पे हो रही है, इस चीज को याद रखना कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 18 सब क्लॉज 2 के तहत भरण पोषण का आवेदन दायर किया जा सकता है। कौन सी कोर्ट में, मैट्रिमोनियल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एनी ऑफ द अबव। सो मोस्टली जो जिनको नहीं अभी तक पढ़ा होगा जिन्होंने फैमिली लॉ, वो या तो मैट्रिमोनियल कोर्ट को चूज करेंगे या एनी ऑफ द अबव को सेलेक्ट करेंगे। बट जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों वो होगा सेकंड वाला। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ओके, जब भी आपका कोई मेंटेनेंस के लिए आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस का जो भी एक्ट है आपका, उसके तहत आप जो भी फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में करेंगे। ओके, ना ये बहुत ही बेसिक सी चीज है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात अगर करें तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ए हिंदू विडो इफ देयर आर मोर देन वन शेल टेक, यानी पूछा एक हिंदू की यदि एक से अधिक विधवा हो तो उनको मिल सकता है। यानी एक हिंदू है, एक हस्बैंड हिंदू है, उसकी एक से अधिक विधवा है, यानी उसकी यानी जाहिर सी बात है उसकी एक से ज्यादा शादी हुई होंगी, तभी एक से ज्यादा उसकी विधवा होंगी। ओके, तो वहां पे क्या ऑप्शन हमारे सामने, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1 शेयर ईच, प्रत्येक को एक हिस्सा मिलेगा। सेकंड, 1 शेयर फॉर ऑल द विडोज, सभी विधवाओं को एक हिस्सा मिलेगा। थर्ड कह रहा 1 शेयर ईच टू द मैक्सिम ऑफ 2 शेयर इफ देयर आर मोर देन 2 विडोज, प्रत्येक को एक हिस्सा या अधिकतम 2 हिस्से या यदि 2 से अधिक विधवा है, या उपरोक्ता में से कोई नहीं। तो देखो इसका जो थर्ड वाले का जो आपका आंसर होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला होगा, सभी विधवाओं के लिए एक हिस्सा होगा, 1 शेयर फॉर ऑल विडोज। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट द विडो गेट्स अ शेयर दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ द सन, यानी विडो जो विधवा होती है उसको उतना ही शेयर मिलता है जो कि इक्वल होता है किससे, सन के पुत्र से इक्वल होता है। एंड अगर वहां पे एक से ज्यादा विधवा है, कलेक्टिवली है, तो वहां पे जो शेयर इक्वल होगा वो सन्स के शेयर के डिवाइड किया जाएगा, उसी के कुल कहने का मतलब है मिलेगा। तो इस चीज को आप लोग जरूर रिमेंबर रखना। तो जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। ओके,
देखिए मैं ज़्यादा डीपली आपको इस इनके एमसीक्यू में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखी है दोस्तों। जस्ट पोस्ट आउट करना है एग्जाम से पहले, मैं आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर आऊंगा, तो उसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। क्या करें, व्हाट शुड बी द डिफरेंस ऑफ एज अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इफ अ फीमेल अडॉप्ट मेल। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कोई हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 यदि एक महिला पुरुष को दत्तक कर लेता है, ये लेती है, तो उम्र का कितना अंतर होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, वो किसी मेल को अडॉप्ट कर रही है, तो उन दोनों की एज में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना अंतर होना चाहिए। ऑप्शन है 21 ईयर, बी 25 ईयर, 3 18 वर्ष, या 4 16 ईयर्स 16 वर्ष। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आपका होगा, इसका आंसर होगा 21 साल का गैप होना चाहिए। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर एक फीमेल किसी मेल को अडॉप्ट कर रही है, तो उन दोनों की एज में जो 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक महिला अगर उसकी उम्र 27 साल है, हाँ, तो वो 4 से 5 साल तक के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। ठीक, तो ये कहने का मतलब यहाँ पे है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सिंपली भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ए हिंदू मेल वायरिंग टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड मस्ट हैव द कैपेसिटी टू अडॉप्ट अ चाइल्ड एज पर प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट एंड सेक्शन 11 सब क्लॉज 3 स्टेट दैट मस्ट बी एट लीस्ट 21 ईयर ओल्डर देन द गर्ल चाइल्ड दैट इज टू बी अडॉप्टेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, प्री इम्पिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सफी ई जर वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सफी ए जर के पूर्व क्रम अधिकार के आधार पर किस मामले को असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो इसमें हमारे सामने 4 केसेस दिए हुए हैं। इसमें से जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा भाऊ राम वर्सेस बजीना। ठीक, भाऊ राम वर्सेस बैजना। ठीक, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका होगा। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेयर इज नॉट क्लास 1 हेयर अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत निम्न में से कौन सा उत्तराधिकारी नहीं है, कौन सा उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपका जो हिंदू सक्सेशन 8 में जो ग्रुप है, हेयर्स ऑफ के हेल्प ऑफ मेल हिंदू 4 कैटेगरीज में जिनको लेट डाउन किया गया। ठीक, इज हर इनहेरिट प्रॉपर्टी डिवाइडेड फर्स्टली अपॉन हर स्पेसिफिक इन क्लास फर्स्ट विच आर एज अंडर। तो देखो जो फर्स्ट क्लास जो आपका है हिंदू सक्सेशन 8 में, हाँ, उसमें आपके सन्स हैं। ठीक, ओके, सन्स हैं वहां पे। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा, नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब यहाँ पे एक वर्ड आता है नहीं, नॉट, हाँ, तो इस चीज को हमेशा रिमेंबर रखना। आप लोग क्या करते हैं कि आप इस वर्ड को नहीं देखते हैं और फिर आप सारे ऑप्शंस को मिसकैलकुलेट कर देते हैं। आप कभी पूछेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे जो हमारा 6 है, अगर आप इसको नहीं को नहीं देखेंगे तो यहाँ पे सन करेक्ट आंसर हो सकता है। बट यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे नहीं है फादर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फादर। ठीक, पिता प्रथम श्रेणी में नहीं है। ठीक, अब इसके पीछे क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 7 क्वेश्चन से क्या कह रहा है, नेचुरल गार्जियन ऑफ एन अडॉप्टेड सन अंडर द हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 इज क्या होगा। हिंदू नाबालिगों संरक्षण अधिनियम 1956 कहते हैं एक गोद लिए गए पुत्र के असली संरक्षक हैं मूल पिता, ओरिजिनल फादर। यानी किसी एक बच्चा है, एक लड़का है, पुत्र है, उसको किसी गार्जियन ने गोद ले लिया। ठीक, तो अब उसके जो असली संरक्षक यानी ओरिजिनल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन कौन माने जाएंगे, तो उसके जो ओरिजिनल फादर हैं, जो उसके रियल फादर थे वो माने जाएंगे अभी भी, या ओरिजिनल मदर इन द एब्सेंस ऑफ, या मूल पिता के अभाव में जो मूल माँ है वो ओरिजिनल मदर जो होती है, रियल मदर वो मानी जाएंगी, या एडॉप्टिव फादर उसके माने जाएंगे तब तक, या नॉन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा थर्ड वाला एडॉप्टिव फादर। ओके, आपका क्लियर हुआ ये डाउट, राइट, तब तक पिता। ठीक, क्योंकि देखिए सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट स्टेट दैट द नेचुरल गार्जियन ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड इज द एडॉप्टिव फादर एंड एडॉप्टिव मदर। ओके, एडॉप्टिव फादर एंड एडॉप्टिव मदर, सेक्शन 7 आपको इसका पढ़ना पड़ेगा, वहां पे ये मेंशन किया गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली रिलेशन द लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया इज। भारत में लागू पारिवारिक संबंधों से संबंधित विधि है सेकुलर लॉ इन इंडिया है, भारत का धर्मनिरपेक्ष विधि है, स्टैट्यूटरी लॉ है, रिलीजियस लॉ है, या पर्सनल लॉस ऑफ द पार्टीज, पक्षों के व्यक्तिगत विधि है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर 4 होगा, क्योंकि इंडिया में हर एक धर्म के लिए उसका खुद का पर्सनल लॉ है। फॉर एग्जांपल हिंदू का लॉ है, मुस्लिम का लॉ है, क्रिश्चियंस का लॉ है। तो आप लोग देख सकते हैं सभी धर्म के अनुसार उनके अलग अलग लॉज हैं, उनके कस्टम्स के अनुसार। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ना क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट द पर्सन हु इज टेकन इन एडॉप्शन, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत जो व्यक्ति लिया जाता है, यानी क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से रीड आउट, अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी पे यहाँ पे बात हो रही हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की, द पर्सन हु इज टेकन इन एडॉप्शन, यानी जिसको एडॉप्शन लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति को क्या लिया जा रहा है, बताइए लिया जाता है, क्या होना चाहिए, वो मस्ट भी हिंदू होनी चाहिए, हिंदू ही होना चाहिए, या हिंदू और जीव होना चाहिए, यहूदी होना चाहिए, मे भी हिंदू और क्रिश्चियन ईसाई भी हो सकता है, एंड नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके अनुसार क्या होगा, देखो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होगा। यहाँ पे बात हो रही हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की, ध्यान देना यहाँ पे किस चीज की बात हो रही, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की, तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। ओके, तो मस्ट बी ए हिंदू ओनली, ठीक, हिंदू ही होना चाहिए, ठीक। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पॉलीगेमी वाज परमिटेड इन हिंदूज बिफोर द ईयर, किस वर्ष से पहले हिंदुओं में बहुविवाह की अनुमति थी। देखो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि पहले हिंदुओं में भी हिंदू लॉज के, जब हिंदू लॉ हमारे नहीं थे, कोडिफाइड नहीं थे, तो उससे पहले पॉलीगेमी चलती थी दोस्तों, अनुमति थी उस चीज की। बट जब से हमारे जो एक्ट आए उसके बाद से पॉलीगेमी हमारे में इलीगल हो गई, खत्म हो गई, बहुविवाह खत्म हो चुका है हिंदू लॉज में। ओके, तो देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ये होगा 3। आपका एक एक्ट नहीं आया था 1955 में, कौन सा एक्ट आया था हिंदू मैरिज का, बताइए। तो 1955 में आपके कौन सा एक्ट आया था, आप ही बताइए। सो उसके बाद द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यस करेक्ट आंसर, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जब से आया उसके बाद से पॉलीगेमी हमारे यहाँ परमिटेड नहीं है हिंदू लॉ में। ओके, सो नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मोहन गेट्स मैरिड टू हिज सिस्टर डॉटर प्रीति, यानी कह रहे हैं मोहन अपनी बहन की बेटी प्रीति से शादी कर लेता है। तो पहली चीज तो यहाँ पे एक चीज क्लियर करते हैं कि अगर मोहन अपनी सिस्टर की बेटी से शादी कर रहा है तो यहाँ पे क्या प्रोहिबिट डिग्री आ रही, सेकंड रिलेशनशिप क्या हो क्या रहा है, क्या आप लोग में से कोई बता सकता है कि नहीं बता सकता, आप लोग बताएं, क्या यहाँ पे कुछ हो रहा, बताएंगे आप लोग। सेक्शन 5 यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है, सेक्शन 5 में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोई बता सकता है कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड डिग्री या सेकंड रिलेशनशिप का कुछ मामला है यहाँ पे। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा, वैसे तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा भाई वैलिड नहीं है, लेकिन यहाँ पे द मैरिज इज वैलिड इफ द कस्टम अलाउड, भाई शादी मान्य होगी अगर प्रथा से, अगर इसे प्रथा अनुमति देती है। देखो कई बार क्या होता है कि लॉज, हमारे जो पर्सनल लॉज बने हुए हैं उसमें कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस या जो कोर्ट के जजमेंट आते हैं उसमें, यानी ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उसमें किसी की प्रथा का वायलेशन नहीं होना चाहिए, वो अपनी प्रथा के अनुसार अपना काम कर सकते हैं, प्रथा फॉलो की जाती है उसमें, उनके कस्टम फॉलो कर सकते हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द लास्ट अमेंडमेंट टू इंडियन सेक्शन 8 वाज मेड इन, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम में अंतिम संशोधन कब किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है एंड इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा 2002 में। ओके, 2002 में अमेंडमेंट किया गया था। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा कथन इसमें से सही है। तो देखो जो सही है सिर्फ मैं उसी को रीड करूंगा, सभी को मैं रीड करने वाला नहीं हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट ऑप्शन है, देयर कैन बी ए विल विदाउट ए कोइडेसल, कोड पत्र के बिना इच्छा पत्र वसीयत बन सकती है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो इसी को मैं रीड आउट कर रहा हूँ। हालांकि इसको देखो अब हम लोग डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा अगर आपकी डिमांड होगी तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एज पर सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट विल शुड बी अटेस्टेड बाई, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार एक वसीयत प्रमाणित होनी चाहिए बाय 2 विटनेस, यानी 2 साक्षी द्वारा, बाय 2 और मोर विटनेस, 2 या अधिक साक्षी द्वारा, या 3 ओनली 1 विटनेस हु इज नॉट रिलेटेड और टेस्टर, या 4 नॉन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पे जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड, बाय 2 और मोर विटनेस, याद रखना बाय 2 और मोर विटनेस। तो सेक्शन 63 जो डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल से डील करता है आपका, जिसमें कहा जाता है एज पर सेक्शन 63 का जब सब क्लॉज सी पढ़ेंगे वहां पे कहा जाता है द विल शैल बी अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेस ईच ऑफ whom हैज सीन द टेस्टर और सम अदर पर्सन साइन और अफेक्ट्स हिज मार्क और टू द विल और हैज रिसीव्ड फ्रॉम द टेस्टर एंड पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ जो भी आपके सेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे उनको आप अगर चाहें तो एक बार बस देख सकते हैं, इनको याद मत करना, ये सारे आप बेरेक्ट से करना। ओके, नाउ क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। सेक्शन बिल्कुल भी याद ना करना, एक चीज मैं बता रहा हूँ एम 19 के लिए सेक्शन बिल्कुल भी मत याद करना, बस बेरेक्ट को 2 से 3 बार रीड आउट कर लेना, हो जाएगा काम। ओके, क्योंकि बेरेक्ट आप लेके जाएंगे ही एग्जाम में। नाउ इद्दत अंडर मोहम्मदन लॉ रिफर टू, मुस्लिम विधि के तहत इद्दत का अर्थ क्या है, एक गिफ्ट मेड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी के अवसर पर दिए गए होगा, राइट ऑफ हस्बैंड टू डाइवोर्स हिज वाइफ, अपनी पत्नी के तलाक के लिए पति का अधिकार, अटेन ऑफ पुबर्टी, यौन प्राप्त करना, या डी नॉन ऑफ द उपरोक्ता में से कोई नहीं। तो देखो 15 का जो आंसर है इसमें से नॉन ऑफ द अबव है, इसमें से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब इसको देखो ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पे यानी काफी डिटेल में बात हो सकती है, बट मैं अगर आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहूँ कि
इद्दत पीरियड किसको हम आसान भाषा में कहते हैं, देखो इद्दत पीरियड उस पीरियड को कहा जाता है, यानी जब एक शादीशुदा औरत, मुस्लिम लोग कहते हैं जब एक शादीशुदा औरत जब वो अपना समय अकेले बिताती है, कब, या तो उसके जो हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ के बाद या उनके डाइवोर्स के बाद, जो पीरियड अकेले बिताती है एंड उस पीरियड में वो दोबारा शादी नहीं कर सकती है, ठीक। तो इसको इद्दत पीरियड कहते हैं। बाकी हालांकि इसको मैं अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ओके। Now question number 16. Under the Christian Marriage Act, the marriage registered for any district is appointed by ईसाई विवाह अधिनियम के तहत किसी भी जिले के लिए विवाह रजिस्ट्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, विवाह रजिस्ट्रार, ओके। सो इसका आंसर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेलिब्रियम ऑफ द चर्च या हाई कोर्ट जजेस। सो चर्च के पादरी करेंगे या कौन करेगा, तो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ओके ओके। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम माइनर, इनमें से कौन एक नाबालिग मुस्लिम की संपत्ति का विधिक संरक्षक नहीं है, फादर या ब्रदर, द एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर या ग्रैंडफादर सॉरी, पिता भाई, पिता द्वारा नियुक्त निर्वाहक या दादा। सो देखो क्वेश्चन 17 का आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेकंड, ओके, ब्रदर भाई, ओके। अब इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, देखो हमारे में जो गार्जियनशिप ऑफ चाइल्ड मींस दैट ओवरऑल ओवरसाइट ऑफ द किड थ्रू इट्स माइनॉरिटी। इन मुस्लिम लॉ द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आर एस। जो मुस्लिम लॉ में माइनॉरिटी में जो नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर की बात की गई है, उसमें आपके फादर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफ फादर हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, द एग्जीक्यूटर ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो इन 4 लोगों की बात हुई है, वहां पे ब्रदर की बात नहीं हुई है, ठीक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द मैरिज विद अ वुमन बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ हर इद्दत इज, अपनी इद्दत पूरी होने से पहले एक महिला के साथ विवाह है। तो देखो ये दोस्तों अनियमित है दोस्तों, ये मान्य नहीं है, ये इर्रेगुलर होगा, ठीक। इसको हम लोग इर्रेगुलर कहेंगे, अनियमित, ठीक। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो इद्दत पीरियड है, उस इद्दत पीरियड में जो महिला होती है, शादीशुदा महिला होती है, वो इद्दत पीरियड उसको कब उसका शुरू होता है, या तो उसके हस्बैंड के डेथ के बाद, या उसने अगर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया उसके बाद, ठीक। तो वो कुछ एक पीरियड होता है, समथिंग 3 मंथ, वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, हालांकि उस पर हम लोग कह रहे हैं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ओके, डिटेल में। हु इज लॉफुल गार्जियन, कानून के अनुसार वैध संरक्षक कौन है, हु इज लॉफुल गार्जियन। सो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है, ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द माइनर, एक व्यक्ति जो कानून अनुसार नाबालिग का प्रतिनिधित्व करता है, वो क्या वो, या ए पर्सन हु हैज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया। देखो अभी तक मुझे दोनों ऑप्शन करेक्ट लगे। थर्ड, ए पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट एन अनमैरिड डॉटर, एक व्यक्ति जिसे किसी अविवाहित बेटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया है। सो इसके ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर होंगे गाइस, ओके, उपरोक्त सभी। नौ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। शाहबानू केस, ओह इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट दोस्तों आपके सामने आया है। एक शाहबानू का केस, एक सायरा बानू का केस दोस्तों। तो 2 से 4 से 5, मैं आपको 5 से 10 केस मुस्लिम लॉ में आपको बताऊंगा जो कि आपके फैमिली लॉ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। तो शाहबानू का केस किस मामले से संबंधित, एक डाउरी डिमांड, दूसरा हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, थर्ड मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन, तलाकशुदा मुस्लिम औरतों का भरण पोषण, या फोर ट्रिपल डाइवोर्स ऑफ अ मुस्लिम वुमेन, महिला मुस्लिम औरतों का ट्रिपल तलाक से संबंधित। तो देखो अगर इस केस के बारे में आपको नहीं पता तो मैं नहीं मानता हूं कि आपने अभी तक अपनी लॉ की पढ़ाई बिल्कुल सीरियसली की है, ओके। मुझे नहीं लगता कि आपने अपनी पढ़ाई सीरियसली की है, क्योंकि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। देखो ये 2019 वाला केस नहीं, मैं फिर बता दे रहा हूँ। 2019 में जो 2018 में वो सायरा बानू का केस था जिसमें ट्रिपल तलाक को इलीगल कर दिया गया था। तो यहाँ पर ट्रिपल तलाक की बात नहीं हो रही, वो सायरा बानू का केस था। यहाँ पे शाह बानू का केस है दोस्तों, ओके। दोनों लैंडमार्क है। यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे मेंटेनेंस की बात हो रही है, ओके। तलाकशुदा मुस्लिम औरतों का भरण पोषण, ओके। तो इसके ऊपर भी डिटेल में कभी हम लोग बात करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, द फैमिली कोर्ट हैज कंकरेंट जुरिडिक्शन टू पास अ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट इन विच केस द ऑर्डर हैज पास। भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत विवाह के विघटन के लिए एक आदेश पारित करना परिवार न्यायालयों के समृद्ध अधिकारी क्षेत्र है। यह आदेश किस मामले में पारित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, मैं आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बता रहा हूं। तो ये है क्या, डॉक्टर मेरी वर्सेस डॉक्टर विनेसेंट, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, इनमें से कौन मुस्लिम भरण पोषण के लिए पात्र नहीं है। सन हु इज माने पुत्र जो कि नाबालिग है, डॉटर हु इज नॉट मैरिड पुत्री जिसका विवाह नहीं हुआ है, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, एंड इलिजिबेट सन एक अधर्मज पुत्र। तो देखो
इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉर एन इलिजिटमेट सन, एक अधर्मज पुत्र जो है एलिजिबल नहीं होता है मेंटेनेंस के लिए। ओके, मेंटेनेंस इन मुस्लिम लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, नफक भी कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम लॉ में। तो देखो मुस्लिम लॉ में कौन कौन मेंटेनेंस के इंटाइटल होता है, एक तो वाइफ होती है यानी पत्नी अर्धांगिनी, सेकंड फादर या फादर होते हैं, ठीक, एंड थर्ड होता है पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट, फोर होता है अदर रिलेशंस भी होते हैं कुछ। एंड यहाँ पे एक चीज और बताई जाती है कि जो फादर की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है को मेंटेन करे अपने पुत्र को, अपने सन को, कब तक, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, एंड डॉटर को कब तक करना है उसको मेंटेन, जब तक कि वो मैरिड ना हो जाए, जब तक उसकी शादी ना हो जाए। एंड यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं दी गई कि अपने इलिजिटमेट चाइल्ड को मेंटेन करे, यानी ऑब्लिगेशन नहीं, वो करना चाहे अपनी तरफ से करे, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं, मैंडेटरी नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कह रहा है डिफर्ड मेहर इज पेबल एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ स्पाउस। विलंबित मेहर तलाक के वक्त या फिर पति की मृत्यु के समय देय है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर सुन्नी लॉ, यह कथन सुन्नी कानून के तहत सत्य। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यह कथन सत्य नहीं है। डिफर्ड मेहर इज पेबल ओनली एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, विलंबित मेहर केवल तलाक के समय देय है। फोर्थ, डिफर्ड इज अ मेहर इज पेबल ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द स्पाउस, विलंबित मेहर केवल पति की मृत्यु के समय देय है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन आपका होगा वो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा सेकंड वाला, ठीक। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, इस चीज को आप याद रखना। मेहर यानी मेहर इज द अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी दैट मुस्लिम वाइफ इज एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड एज अ रिजल्ट ऑफ मैरिज। मेहर यानी वो मनी या प्रॉपर्टी होती है जो मुस्लिम वाइफ जिसका मुस्लिम वाइफ को अधिकार होता है कि वो रिसीव करे, उसको प्राप्त करे अपने हस्बैंड से शादी के समय, ठीक। वन द काइंड ऑफ मेहर इज इन मुस्लिम इज डिफर्ड डावर, ठीक। एक डिफर्ड डाउरी इसको भी हम लोग कहते हैं। इट्स बिकम पेबल आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एदर बाय डेथ और डाइवोर्स। और ये यानी पेबल के लिए यानी कह सकते हैं कि ये पेबल यानी बिकम पेबल अगर जो वाइफ है उसका तालाक हो रहा है या उसके हस्बैंड की डेथ हो रही है तो उसको ये मिलती है, ठीक। तो इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हालांकि यहाँ पे मैंने दिस स्टेटमेंट नॉट ट्रू बताया। देखो मैंने वही चीज़ कही ना कि देखो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ूंगा वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो फैमिली लॉ के हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाले होते हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। दया भागा स्कूल प्रिज्यूम दैट ए फैमिली बिकॉज इट इज अ जॉइंट पॉजेस जॉइंट प्रॉपर्टी। दया भागा स्कूल का मानना है कि एक परिवार क्योंकि वह संयुक्त है इसलिए उसकी संपत्ति भी संयुक्त है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, ठीक। यह कथन पूरी तरह से गलत है, ठीक। नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड एडॉप्शन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दत्तक ग्रहण लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस मैरिज से इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे काफी सारे पूछे जा चुके हैं। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सेकंड वाला, एक्चुअली गिविंग एंड टेकिंग ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों को वास्तविक रूप से लेना और देना, ठीक। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। Hindu male can adopt a female child if the difference of the age between the two is of more than। हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को दत्तक ग्रहण ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम हो। तो यानी यहाँ पे देखो अभी हमने क्या एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जिसमें एक फीमेल कब एक मेल को अडॉप्ट कर सकती है, कितना एज डिफरेंस होना चाहिए, वहां पे हमने 21 पढ़ा था। एंड यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एक मेल कब एक फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। तो इसमें भी दोस्तों आपकी जो एज क्राइटेरिया सेम है दोस्तों, दोनों में 21 ईयर्स ही है। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत निर्भर नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है, बस आपको एक बार समझ लेना है क्योंकि डायरेक्ट से आपका इसका आंसर मिल जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ग्रैंड मदर, ओके, दादी। ओके, इस चीज को आप लोग समझ लेना, ठीक। क्योंकि देखो चलिए मैं डिटेल में नहीं बताता हूँ, आप लोग कहेंगे बार बार डिटेल में नहीं कहते हैं, फिर आप बताने लगते हैं डिटेल में। 28 हदीस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इट कंप्राइज, हदीस मुस्लिम विधि के स्रोतों में से एक है। इसके अंतर्गत आता है वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड्स, भगवान के बहुत शब्द, वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ द प्रॉफिट, नबी के शब्द और कार्य, या 3 अनोनिमस डिसीजन ऑफ अ जुरिस्ट, न्यायवादी का सर्वसम्मति निर्णय, या 4 एनोलॉजिकल डिसीजन, औपचारिक फैसले। तो 28 का जो आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका आंसर होगा सेकंड, वर्ड एंड एक्शन ऑफ द प्रॉफिट, नबी के शब्द और कार्य, ठीक। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
ऑप्शन ऑफ पुबर्टी इज द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार है। इसके लिए ओनली हस्बैंड के लिए, ओनली वाइफ के लिए, या दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। सो 29 का जो आपका आंसर होगा ये होगा भाई सिर्फ और सिर्फ वाइफ के लिए, ओनली वाइफ के लिए, केवल पत्नी के लिए या पत्नी के पास ये अधिकार होता है। ठीक, तो ये क्यों होता है, देखो सेक्शन 5 जब आप वहां पे पढ़ेंगे जाके दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट का, अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1950, तो वहां पे बताया गया कि एक मोनोगेमी, दूसरा कैपेसिटी एंड फ्री कंसेंट होना चाहिए, मोनोगेमी नहीं होनी चाहिए, एज लिमिट की एक बात की गई, डिग्री ऑफ प्रोबेट रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, सस्पेंड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो ब्राइड ग्रूम, अगर एक कंडीशन देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखो एक वैलिड मैरिज होने के लिए हिंदू मैरिज में क्या क्या चीजें होनी जरूरी, एक तो भाई जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, उसकी एज 21 होनी चाहिए, एंड जो वाइफ है उसकी 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन है। दूसरा दोस्तों जब आप सेक्शन 13 का सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, जहां पे डिग्री ऑफ डाइवोर्स की बात हो रही है, इफ द टाइम ऑफ मैरिज ब्राइड एज इज नॉट 18 देन द ब्राइड कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। यानी जब मैरिज के टाइम पे मान लीजिए जब मैरिज हो रही है, लड़की की उम्र 18 से तक कम है, वो एडल्ट नहीं है, वो नाबालिग है दोस्तों, बालिग नहीं हुई है, उस टाइम पे अगर उसकी शादी हो रही है दोस्तों, तो बाद में वो एक ग्राउंड है दोस्तों डाइवोर्स का। इस चीज को याद रखना दोस्तों। ठीक, डिग्री ऑफ डाइवोर्स का। ठीक, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। ए मैरिज सोलमनाइज कॉन्ट्रैक्टरी टू द रूल ऑफ एज लिमिट नेदर वाइड और वाइडेबल। ठीक, इन अदर वर्ड इट इज कंप्लीटली वैलिड बट द पर्सन आर लाइबल फॉर सिंपल इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 15 days और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और बोथ। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। Which section of Hindu Marriage Act 1955 provide that a child from a void marriage would be legitimate? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करता है? यस गाइस, तो इस चीज को याद रखना कि आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसमें अगर आपकी मैरिज वाइट हो गई है एंड वाइड मैरिज हो गई, लेकिन उसके बाद अगर आपका बच्चा होता तो वो बच्चा भाई लेजिटिमेट होगा, वैध होगा। ठीक, उसको आप इलिजिटमेट नहीं कह सकते। कौन सा सेक्शन हमें बताता है? तो सेक्शन नंबर 16 हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओके, इस चीज को आप लोग याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4 होगा। सेक्शन 16 लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, इसमें यही कहा गया है कि अंडर अगर मैं आपको रीड करने के बताऊं तो सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो आपको बताया था, चिल्ड्रन ऑफ वाइड मैरिज आर डीम्ड टू बी लेजिटिमेट बट ओनली इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो वहां पे कुछ कंडीशन भी दी हुई दोस्तों, उन कंडीशन को आपको फुलफिल करना होगा तभी आप लेजिटिमेट में आएंगे। ठीक, तो देखो हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन जब भी मैं दूंगा तो याद रखना कुछ ना कुछ उसके एक्सेप्शंस जरूर होंगे, तो इस चीज को आप लोग रिमेंबर रखना। नाउ क्वेश्चन 31 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 19 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके भरण पोषण के लिए प्रदान किया गया है? सो वाइफ, पेरेंट्स, विडो, डॉटर इन लॉ या चिल्ड्रन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा थर्ड। ओके, विडो, डॉटर इन लॉ यानी विधवा बहू के लिए। अगर आप सेक्शन 19 पढ़ेंगे जाके हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का 1956 का, वहां पे बात की गई मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। अब ऐसे ही वहां पे बात की गई, आपको सीधा बैरेक्ट ओपन करना, जहां भी आप धारा या सेक्शन देखेंगे आप सिंपल आप बैरेक्ट ओपन करेंगे, वहां पे आप सब क्लॉज 1 पढ़ेंगे जाके, वहां पे लिखा होगा ए हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाय फादर इन लॉ। ठीक, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड वाला, विधवा बहू। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील विद हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 30 किससे संबंधित है? वुमेन स्टेट, महिला संपत्ति, टेस्टिमरी सक्सेशन, प्रशासनिक उत्तराधिकारी, मेल सक्सेशन, पुरुष उत्तराधिकारी, फीमेल सक्सेशन, महिला उत्तराधिकारी। सो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आपका आंसर होगा ये होगा सेकंड वाला। ओके, इसका आंसर होगा सेकंड वाला। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ए मुस्लिम वाइफ कैन सीक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ द हस्बैंड फेल टू परफॉर्म मार्शल ऑब्लिगेशन फॉर। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के तहत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है यदि उसका पति तक वैवाहिक दायित्व निभाने में विफल रहा। कितने साल तक? 2, 4, 3 या 5? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 साल तक। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड वाला। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ले डाउन द स्टेट। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सी विधि राजगामी होने पर लागू होती है? सो इसका जो आपका आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका सेक्शन 29। आपको इसके लिए ओपन करना होगा एंड वहां पे रीड आउट करना होगा। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के। द केस ऑफ मोहम्मद अलाहाद खान बनाम मोहम्मद इस्माइल खान का मामला
निम्न में से संबंधित है। माफी चाहता हूँ दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों, किस मामले से रिलेटेड था, तो द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, ओके, पितृत्व की अभिस्वीकृति, ठीक। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट वाज इन 2017 डिक्लेयर प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक 3 टाइम्स एट अ टाइम बाय मुस्लिम हस्बैंड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो मैं आपको केस बता रहा था दोस्तों, ये वही वाला केस है दोस्तों। आप लोगों से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय 2017 में एक मुस्लिम पति द्वारा 3 तलाक की घोषणा को असंवैधानिक कहा था? तो ये सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो आपका केस था दोस्तों, सायरा बानू बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। इस चीज को आप लोग मार्क कर लेना दोस्तों। नाउ इसमें दोस्तों जो आपका ट्रिपल तलाक था दोस्तों, वो दोस्तों इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था, ठीक। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इफ अ मैन मैरिज ए गर्ल हु इज विद इन हिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड हिज कस्टम डज नॉट परमिट सच मैरिज, सच अ मैन वुड बी पनिश्ड अंडर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उसके साथ निषिद्ध रिश्ते में है, यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं और उनके रिवाज इस तरह के विवाह की अनुमति नहीं देते, तो इस तरह के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा? भाई एक तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में वैसे मैरिज वैलिड नहीं होती, एंड आपके जो कस्टम्स हैं, जो आपकी रीति है, रिवाज है, उसके अनुसार भी ये परमिट नहीं, फिर भी आप अगर ये काम कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 18 सब क्लॉज बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आपको पनिशमेंट होगी। अब इन दिस केस ऑफ द कंट्रोवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4th and or clause 5 of the section 5 with simple imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1000 rupees, यानी ये या तो 1 महीने की सजा या आपका 1000 रुपए तक फाइन, या दोनों सजा आपको मिल सकती है सेक्शन 18 सब क्लॉज बी के तहत ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसका होगा। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड दैट अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट? सो ये मैंने आपको भी बताया भी था दोस्तों, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। सेक्शन 16 इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन 39। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इनकॉर्पोरेट द फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में तलाक का दोषपूर्ण सिद्धांत शामिल है? सो इसमें आपके सामने सेक्शंस दिए हैं दोस्तों, इसको आपको ज्यादा रीड आउट नहीं करना है, इसका आपको आंसर मिल जाएगा सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 आपको रीड आउट कर लेना होगा सिंपली। नाउ क्वेश्चन 14 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आता है आप लोग उसको घबरा के छोड़ने की कोशिश करते हैं, बट मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा। अंडर द हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 एक बात हो गई, हिंदू भरण पोषण और दत्तक अधिनियम 1956 के तहत यानी एक एक्ट आपको दे दिया गया, ठीक। विच ऑफ द both following circumstances can a dependent enforce his right to maintenance against a transferee of on estate out of which he has a right to receive maintenance? निम्नलिखित दोनों परिस्थितियों में से कौन सी परिस्थिति में एक आश्रित किसी संपत्ति के अंतरित के खिलाफ भरण पोषण के अपने अधिकार को परिवर्तित कर सकता है जिसमें से उसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है? तो आपके सामने कुछ कंडीशंस दी गई हैं दोस्तों, आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना होगा, या तो दोनों होंगी या दोनों नहीं होंगी या दोनों में से कोई एक है दोस्तों, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो देखो, ओनली व्हेन द ट्रांसफर हैज नोटिस ऑफ सच राइट, केवल तभी जब अंतरित के पास ऐसा अधिकार की सूचना हो, ये भी करेक्ट आंसर है। सेकंड वाला भी आपका करेक्ट है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट आंसर। ओके सो नाउ 41 क्या कह रहा है, request of a valid adoption, no adoption shall be valid until condition 1 क्या कहा जा रहा है, the person adopting has the capacity and also the right to taken in adoption। कंडीशन सेकंड क्या कह रही है, the person giving in adoption has the capacity to do so, या थर्ड the person adopted is capable of being taken in adoption and the adoption is made in compliance with the other condition mentioned in this chapter mentioned under। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर है, ये आपको सिंपली जाके सेक्शन 6 जो धारा 6 है आपकी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की, उसको आपको पढ़ लेना होगा, ठीक। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन 42, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट सन मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड सन मैरिज एक्ट, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट सन मैरिज एक्ट 2009, एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक एज डिफाइंड अंडर द act by Muslim husband upon his wife by word either spoken or written or in electronic form or in other manner whatever shall be void cognizance compatible या all of the above। तो देखो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो बात हो रही है दोस्तों वो ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, ठीक। एंड यहाँ पे आई थिंक दोस्तों मुझसे थोड़ा मिस्टेक हुआ दोस्तों 42 के क्वेश्चन में, वो भी मैं सुधार दूंगा।
बट यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे जो बात हो रही है वो ट्रिपल तलाक की हो रही है। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप सिंपली, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप डायरेक्ट वॉइड इस शून्य लगा देंगे, बट अगर आपने इसको पढ़ा है, इस सेक्शन को पढ़ा है, तो वहां पे दोस्तों वॉइड भी दिया हुआ, कॉग्निजेबल भी, यानी आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है वो भी बिना वारंट के। थर्ड है कंपाउंडेबल संज्ञेय, तो ये भी आपके सामने एक ऑप्शन दिया हुआ, कंपाउंडेबल भी, ठीक है। तो आपके लिए ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ऑल द अबव, ठीक, उपरोक्त सभी। 43 द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड द फॉर वुमेन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? देखो, कॉपरेंसी राइट एट पार विद मैन, यानी पुरुषों के साथ तालमेल का अधिकार। दूसरा है अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार। तीसरा है अपने मृत पति की स्व अधिकृत कृषि भूमि का उत्तराधिकार। तो ये सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ वाला ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड, हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 25 क्या प्रावधान करते हैं? तो इसके लिए आपको सिंपली ऑप्शन सेक्शन 25 ओपन कर लेना होगा। एंड यहाँ पे जो सेक्शन 25 में आपकी बात की जा रही है, यानी परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस की बात की जा रही है, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 को करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन 45 की तरफ। ए हिंदू वाइफ हैड बीन लिविंग विद हर चिल्ड्रन, यानी एक हिंदू वाइफ हैड बीन लिविंग विद हर चिल्ड्रन एंड ऑल द चिल्ड्रन हैड बीन ब्रॉट बाय up by her without any assistance and help from husband many years, the wife has entitled to separate residence and maintenance under। एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी, ठीक, एक बात। दूसरा, अपने सभी बच्चों का रखरखाव भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी, दूसरी बात। तीसरी, पति पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रखरखाव की हकदार है या नहीं, यानी मेंटेनेंस की और रेजिडेंस की, रेजिडेंस की अलग घर की एलिजिबिलिटी है उसके पास या नहीं, सिंपली ये पूछा जा रहा है। यानी पहली बात तो ये कि वो हिंदू वाइफ है, वो काफ़ी समय से अपने बच्चों के साथ रह रही थी, ठीक, एंड उनका पूरा जो भी रख रखाव, यानी जो भी पालन पोषण था, जो भी उनकी देखभाल थी, वो खुद से कर रही थी, बहुत सालों से पति के बिना कर रही थी, पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी। तो इसके अंतर्गत अगर वो बाद में अपने अलग निवास की डिमांड करती है या मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो वो एलिजिबल है या नहीं, अगर एलिजिबल है तो किस सेक्शन के तहत है, तो ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आप सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 आप जब ओपन करेंगे, सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, तो वहां पे ये चीज आपको मिल जाएगी। आपको थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ओके। नाउ क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है? ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न्ड बाय द मिताक्षरा लॉ कन्फरिंग ऑन अ डॉटर कैपेसिटी स्टेटेड बाय सब्सटीट्यूटिंग न्यू सेक्शन फॉर मिताक्षरा विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 की शुरुआत से नए अनुभाग को प्रस्तापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुई है? तो 46 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सेक्शन 6 आपको पढ़ना होगा जाके, ओके। धारा 6 आप लोग पढ़िए जाके, उसमें सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट्स टू, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या बताता है? वॉइड मैरिज की बात करता है, वॉइडेबल मैरिज की बात करता है, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है, कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग सिंपली अगर आपने पढ़ा होगा आपको मालूम होगा कि कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है, कंडीशन बताता है, हिंदू विवाह की शर्तें बताता है, ठीक। यहाँ पे सेक्शन 5 हमारा। नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 48 की तरफ। द मैरिज बिटवीन अ गर्ल ऑफ 22 ईयर्स मैरिज हर मैटरनल अंकल सन ऑफ 23 ईयर्स इन अकॉर्डिंग विद द स्पेशल मैरिज सच मैरिज इज, विवाह विशेष अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत के अनुसार एक 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है, तो ऐसा विवाह मान्य होगा या वाइडेबल होगा या वाइड होगा, वैलिड ओनली इन नॉर्थ इंडिया, सिर्फ उत्तर भारत में मान्य होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा वाइड। क्यों वाइड होगा? देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट में आपके लिए धर्म और जाति के बंधन टूट जाते हैं। यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट में आप किसी भी जात से हो, किसी भी कास्ट से हो, आप किसी भी रिलीजियस से हो, आप शादी कर सकते हैं दोस्तों। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेकंड रिलेशन में कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड डिग्री में कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे भी रोक है। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। थर्ड, अंडर हिंदू लॉ मैरिज बिटवीन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप एंड सेकंड रिलेशन प्रोहिबिटेड है, तो इस चीज को याद रखना। एंड मैरिज बिटवीन अ गर्ल ऑफ 22 ईयर्स मैरिज हर मार्शल अंकल सन ऑफ 23 ईयर इन अकॉर्डिंग विद द स्पेशल मैरिज सच मैरिज इज वॉइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पिटीशन इन विच अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की बात हो रही, हैज बीन पास्ड टू अप्लाई द कोर्ट फॉर अ डिक्री फॉर अ डाइवोर्स बाय शोइंग दैट देयर हैज बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट एज अ बिटवीन पार्टीज ऑफ मैरिज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड आफ्टर पासिंग ऑफ द डिक्री। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दोस्तों शो कर रहे हैं। एक,
डज नॉट परमिट एनी पार्टी टू दैट, यानी किसी भी पक्ष को अनुमति नहीं देता है। सेकंड, डज नॉट परमिट दैट पार्टी अगेंस्ट हुम, उस पक्ष को अनुमति नहीं देता जिसके उसके खिलाफ है। थर्ड, डज परमिट एनी पार्टी टू दैट, किसी भी पक्ष को अनुमति देता उसके लिए। या फोर्थ, डज परमिट एनी पर्सन रिलेटेड टू आइदर पार्टी टू दैट, किसी भी पक्ष से संबंधित किसी व्यक्ति को इसकी अनुमति देता है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड, डज परमिट एनी पार्टी टू दैट, किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए। ठीक, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन में 50 की तरफ। देखो अब हम अपनी हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आ रही तो अभी कभी वीडियो लाइक करके कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि अभी और वीडियो आपके लिए आनी बाकी। तो चलिए अब फिर से अपनी वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन में 50 क्या कह रहा है, द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आर, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है। कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, संज्ञेय और जमानती, एंड नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। थर्ड है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। फोर्थ है नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। सो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने भाई चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत अगर आपने कोई विवाह किया, बाल विवाह किया, तो भाई वो कौन सा अपराध किस अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। सो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, संज्ञेय और अजमानतीय अपराध होता है। ठीक है, बड़ा अपराध माना जाता है बाल अपराध दोस्तों। ओके, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील विद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा भरण पोषण की राशि से संबंधित है। तो यहाँ पे एक्ट का नाम आपको दे दिया गया दोस्तों, एंड आपको कीवर्ड दे दिया गया अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, अपनी मेंटेनेंस की बात कर रही है। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, बैलेट में जाके आपको सिंपली चारों सेक्शन फाइंड आउट करने को, 21, 22, 23, 24, यहाँ पे आपको देखना होगा कहाँ पे मेंटेनेंस की भाई बात हो रही है एंड अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की बात हो रही है। सो यहाँ पे जो 51 का जो आंसर होगा दोस्तों, जो मैंने अभी चेकआउट किया वहां पे सेक्शन 23 इस चीज की बात कर रहा है। आप लोग मुझे कंफर्म करके बताना कि यह सही है दोस्तों, बैलेट से जरूर देख के बताएं। आप लोग बैलेट साथ में जरूर रखा करें। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन 52 की तरफ। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य हैं। सो देखो इसमें देखो दोस्तों, पहला क्या दे रहा है, it is assumed that a person who is not Muslim, संतल, क्रिश्चियन, जैस और परसिव बाय रिलीजन इज हिंदू। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, संताल, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं होता वह व्यक्ति हिंदू होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। सेकंड, ए पर्सन हु बिलोंग टू लिंगायत सब सेक्ट इज अस्यूम्ड टू बी हिंदू, लिंगायत उप संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति को हिंदू माना जाता है। सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ए पर्सन converted who converted to another religion need to follow local ritual custom for converting back to Hinduism। थर्ड, एक धर्म निर्धारण व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया उसे वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थायी अनुष्ठान रीति का पालन करने की आवश्यकता है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, एंड इसके लिए आपका जो थर्ड वाला पॉइंट है वो करेक्ट होगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन 53 की तरफ। In which of the following case was it held that the right conferred under section 25 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1950 suppressed any contract to the contract, the fact that the date of decree make no difference। सो गाइस आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं एंड ये आपका केस लॉ से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लेना दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो सेसी अमल वर्सेस चाउ अमल। ठीक, ताऊ अमल। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन 54 की तरफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कम इनटू ऑपरेशन, यानी भाई कब लागू हुआ था हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। 18 मई, 17 जून, 22 मई या 18 जून। तो मई या जून आपके, एक तो आपको मंथ पता होना चाहिए, दूसरी आपको डेट पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन निकल के आ रही है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, 18 मई 1955। ओके, यहाँ पे 18 दो बार दिया गया था दोस्तों, ये भी एक इंडिकेशन कभी कभी एग्जामिनर दे देता है कि भाई समझ लो, अगर नहीं आता तो देख लो। नाउ हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 23 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी, तरवाड़, तावजी, कुटुंब, कवारू या इलोम। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। ओके, ऑल द अबव, फोर्थ का होगा, सभी भाई सही आंसर है। ठीक, नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 हैज बीन रिपील्ड अमेंडेड बाय सेक्शन 6 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। सो आपको इसमें एक धारा बतानी होगी, सेक्शन बतानी होगी, एंड इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सेक्शन 5, इस चीज की बात करता है। ठीक, धारा 5। ठीक, ये आपका एक्ट दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, इसकी आपको धारा 5 देखनी होगी। ठीक,
सपंड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सपंड संबंध से सपंड संबंध से तात्पर्य क्या? थर्ड जनरेशन मदर एंड सेवंथ जनरेशन फादर, या तीसरी पीढ़ी माता की, पांचवी पीढ़ी पिता के लिए, तीसरी पीढ़ी माता की या चौथी पीढ़ी पिता की, दूसरी पीढ़ी माता की या पांचवी पीढ़ी पिता की। तो आपने सेपंड रिलेशनशिप पढ़ा होगा एंड आपको पता ही होगा, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा सेकंड वाला। ठीक, देखो सेकंड रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं, सेकंड एज पर सेक्शन सेकंड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? उसमें थर्ड जनरेशन इन लाइन ऑफ असेंट थ्रू मदर होती है एंड फिफ्थ जनरेशन इन लाइन ऑफ असेंट थ्रू फादर होती है। ठीक, तो इस चीज को आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एंड ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नाउ 58 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इन द हिंदू मैरिज एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह विच्छेद का आधार नहीं है? सो देखो इसमें आपके जो करेक्ट आंसर है उसके अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक मिनट, आप जरा मुझे एक मिनट का समय दो दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन 58 है इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा? देखो सबसे पहले मेंटल डिसऑर्डर अगर होगा, मानसिक विकार होगा, तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं। एंड संक्रामक रूप में यौन रोग से संबंधित कोई समस्या तो भी आप ले सकते हैं। असाध्य विकृचित यानी इनकेपेबल अनसाउंड माइंड की बात हो रही, साउंड माइंड नहीं है तब भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर डी वाला ऑप्शन है, लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ, आप 3 महीने से कम समय से अगर आप लोग साथ में रह रहे हैं, इस बेस पे अगर आप डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं तो आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। ठीक, देखो जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में जो डाइवोर्स के ग्राउंड दिए गए, एक तो उसमें एडल्ट्री है, दूसरा अनसाउंडनेस है, तीसरा क्रुएल्टी दी रखी है, चौथा आपने जो वेनेरिजल आपने पढ़ा है यहाँ पे वो है, डिजरेशन है, रिनाउंस अ वर्ड है, नॉट हेयर्ड फॉर 7 ईयर या कन्वर्जन। ये सारे कुछ वजह हैं दोस्तों जिनके चलते आप डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक, एंड डाइवोर्स वाला जो इसका सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू मैरिज एक्ट का, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। इन इंडिया इंडियन क्रिश्चियन कैन ऑब्टेन डाइवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टमेंट? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? यानी क्रिश्चियंस जो इंडिया में रहते हैं वो किस एक्ट के तहत डाइवोर्स ले सकते हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत, इंडियन डाइवोर्स एक्ट के तहत, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत? तो जाहिर सी बात है दोस्तों इंडियन डाइवोर्स एक्ट के तहत। ओके, तो इस चीज को आप लोग फोकस रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 किससे डील करता है? हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 किससे संबंधित है? इसके लिए आपको डायरेक्टली बेरेट ओपन करनी होगी, आपको पता चल जाएगा कि ये आप बात कर रहे हैं एडॉप्शन की, यानी इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन की। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, गोद लेने के प्रभाव से। ठीक, 61 क्या कह रहा है? मुस्लिम वुमेन हैज ऑप्शन टू बी गवर्न बाई द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 टू 128 ऑफ सीआरपीसी, एंड जो कि अब बीएनएसएस में क्या हमारी धारा हो चुकी है 144 से 147 बीएनएस। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि जो आपके जो नया क्रिमिनल लॉ है, जितने भी 3 क्रिमिनल लॉ एंड जो न्यू क्रिमिनल लॉ एंड पुराना, दोनों को मैं मिक्सअप करके पढ़ा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए दोस्तों एविडेंस एक्ट की वीडियो बना रखी है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको न्यू एंड ओल्ड लॉज के साथ में आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करा के साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पीआईएल हो गया, एंड और भी वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखी, वो आप जरूर देखना, अभी और भी वीडियोस आपके लिए आएंगी। तो खैर वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपको सिंपली सेक्शन 5 आपको देखना होगा। ठीक, धारा 5 बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ वाइड मैरिज अंडर द सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य का आधार नहीं है? बाइगेमी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सेकेंडरी रिलेशनशिप या चाइल्ड मैरिज? यहाँ पे जो आपका आंसर है दोस्तों वो है चाइल्ड मैरिज। ठीक, देखो यहाँ पे जो वाइड मैरिज की बात की गई इस सेक्शन में, देखो एक तो नो स्पाउस लिविंग बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री, बियॉन्ड सेकेंडरी रिलेशनशिप, इन चीजों की बात दोस्तों की जा रही है। ठीक, एंड थोड़ा इंटररिलेटेड सेक्शंस भी हैं, तो सिर्फ एक सेक्शन के बेस पे आप इस आंसर को नहीं दे सकते, थोड़ा सा आपको रीड आउट करना पड़ेगा हिंदू लॉ को। नाउ सेक्शन 60 क्वेश्चन 63 की तरफ बढ़े दोस्तों। सेक्शन कहने की इतनी आदत होगी कभी कभी कि मैं अगर कुछ भी बोलता हूं तो मेरे साथ में नंबरिंग निकलती नहीं, सिर्फ सेक्शन निकलती, धारा ये धारा वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस पेंडेंसी लाइफ इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज गिवन इन? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वाद लंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान में दिया गया, किस धारा में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका सेक्शन 24। ओके, सेक्शन 20 धारा 24 की बात हो रही है। ठीक, अब नाउ बढ़ते हैं 64 की तरफ। ए मुस्लिम वाइफ में sue फॉर डाइवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 इफ द हस्बैंड हैज बीन इंसेंट फॉर अ पीरियड ऑफ? मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष, 7 ईयर। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा बी, 2 साल तक। भाई अगर वो पागल हो तो भाई आप जाओ ले सकते हो भाई। ओके, 65 व्हेन में 2 persons be said to be related to each other by half blood in accordance with the Hindu Marriage Act 1959? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब 2 व्यक्तियों को एक दूसरे का
अर्थ रक्त संबंधी कहा जा सकता है। सो 65 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग रीड आउट कर सकते हैं दोस्तों। देखो आप लोग रीड आउट करना चाहें रीड आउट कर ले, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताना चाहूंगा। When they are descended from a common ancestor by the different wives, जब वे एक पूर्वज की अलग अलग पत्नियों के वंशज हों, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन 60, which of the following is generally not considered as a valid condition for a Hindu marriage as per Hindu Marriage Act 1915? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह अधिनियम के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता? ए, द पार्टी शुड नॉट हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय पक्षकारों का कोई जीवन साथी जीवित ना हो। बताइए क्या ये सही है या नहीं है? द पार्टी शुड बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोबेटेड रिलेशनशिप, पक्षकारों के प्रति रिश्तों की कोटि के भीतर होना चाहिए। द पार्टी शुड नॉट बी सपेंड ऑफ ईच अदर, द पार्टी शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एपिलेसी। तो देखो आपके सामने जो 4 ऑप्शन आए हैं दोस्तों, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी वाला होगा। देखो क्योंकि द पार्टी शुड बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोबेटेड रिलेशनशिप, भाई ये तो कोई कंडीशन ही नहीं हुई ना, ये तो कंडीशन ही नहीं भाई, होना ही होना चाहिए प्रोबेटेड रिलेशनशिप में, बल्कि नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नाउ 67 वाला आता है क्वेश्चन हमारे सामने, जो कि बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लग रहा होगा बट बड़ा नहीं। वो सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट का है, वो कुछ क्या प्रोवाइड कराता है वो पूछता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत, धारा सब क्लॉज 1 के तहत क्या प्रावधान कराती है चीजें? तो एक है ग्राउंड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, बी है सेकंड है ग्राउंड फॉर जुडिकल सेपरेशन, थर्ड है ग्राउंड फॉर डाइवोर्स ही लाइफ विद लॉ, तलाक के लिए आधार। तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, इन तीनों में कौन सा सही है? सो बी एंड बी वाला होगा आपका सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक, ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अब यहाँ पे देखो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स यहाँ पे लिखना पूरा क्वेश्चन ये गलत है, इस चीज को आप क्या करें, काट दें। ठीक, ये मुझसे मिसटाइप हो गया, ग्राउंड फॉर डाइवोर्स की बात हो रही है। ठीक, सो यहाँ पे आपका जो बी वाला है ये करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाटिल मैरिज इन मुस्लिम लॉ? मुस्लिम विधि में बाटिल विवाह का क्या अर्थ है? वैलिड मैरिज है, वाइड मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज है, इर्रेगुलर मैरिज है? सो 68 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताएं। 68 का आंसर क्या होगा? ये होगा वाइड मैरिज, शून्य विवाह। ठीक, तो देखो अगर मैं इसको सिंपली थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ दोस्तों, सिंपल वर्ड में, वाइड मैरिज आल्सो नोन एज बाटिल मैरिज, यानी जो बाटिल निकाह जिसको हम लोग कहते हैं वाइड मैरिज भी कहा जाता है। इट मैरिज दैट फेल्स टू मीट द नेसेसरी कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैरिज आर कंसीडर्ड वाइड मैरिज बिटवीन पार्टी हु आर क्लोजली रिलेटेड बाय ब्लड, यानी आपको कुछ कंडीशन दी गई हैं जिसके तहत अगर आपकी ये कंडीशन है तो भाई आपकी जो मैरिज होगी बाटिल मैरिज मानी जाएगी या बाटिल निकाह माना जाएगा, वाइड मैरिज मानी जाएगी। ठीक, पहली कंडीशन क्या होती है कि मैरिज जो हो रही दो पार्टियों के बीच में वो क्लोजली रिलेटेड है बाय ब्लड। ठीक, दूसरा मैरिज दैट आर प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ एफिनिटी। ठीक, तीसरा मैरिज विद अ फोस्टर मदर और फोस्टर सिस्टर। फोर्थ है मैरिज विद अ वुमन हु इज अंडरगोइंग इद्दत पीरियड जिसका चल रहा है उससे अगर आप करते हैं। फिफ्थ है मैरिज विद अ फिफ्थ वाइफ, आप 5वीं शादी कर रहे हैं, 5वीं बीवी से शादी कर रहे हैं, क्योंकि 4 तक अलाउ होती है, अगर फिफ्थ कर रहे हैं तब भी वो बातिल मारी जाएगी। ठीक, वाइड मानी जाएगी। 6 है मैरिज विद समवन एल्स वाइफ प्रोवाइडेड हर मैरिज इज स्टिल वैलिड, आप किसी और की वाइफ से शादी कर रहे हैं जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी शादी अभी भी चल रही है तब। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं दोस्तों, ये कुछ यानी कंडीशंस हैं, अगर आप इनको फुलफिल नहीं करते तो जो आपकी मैरिज होगी वो बाटिल मैरिज मानी जाएगी या वाइड मैरिज जिसको हम लोग कहते हैं वो मानी जाएगी अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विच मे बी डिसॉल्व बाय द वाइफ अंडर ए पावर डेलीगेशन टू हर कॉर्ड अंडर द मुस्लिम लॉ? विवाह का वह संविदा जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है? तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत, तलाक तौफीक या तलाक हसन। तो देखो तलाक बिद्दत जो है आपका वही तो दोस्तों आपका जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो बात हम लोग कह रहे हैं तलाक तौफीक की कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे तलाक तौफीक आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 70 की तरफ। ए हिंदू बॉय एंड ए हिंदू गर्ल मे बी मैरिड अंडर द फॉलोइंग लॉ? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का और लड़की शादी कर सकते हैं? हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या सी वाला आंसर सही होगा? जी सर बिल्कुल सी वाला आंसर बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक, सी वाला होगा भाई, बी वाला नहीं। नाउ बढ़ते हैं। Which of the following amendment at the right of capacity property is made available to a girl child as well? So यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। अमेंडमेंट की बात करिए, इसका अमेंडमेंट आपका जो 2005 में अमेंडमेंट हुआ था उसकी बात करी जा रही है। ठीक, इसको आप लोग याद रखना। गाइस वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट लगते हैं दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने में, एंड अपने फीडबैक जरूर शेयर कर देना। ओके,
नाउ क्वेश्चन 72 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द अडॉप्टिव फादर एंड हिज अडॉप्टिव डॉटर फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। 72 क्या कह रहा है, वैध दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक पिता और उसकी दत्तक पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दोस्तों, 72 का आंसर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 21 ईयर्स। ओके गाइज, यहीं पे दोस्तों आज के लिए मैं फैमिली लॉ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहीं पे कंप्लीट करा। कुछ टिप्स आपको मैं देना चाहूंगा। देखो फैमिली लॉ के जो भी अभी तक आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन ज्यादा यानी अंदर डिटेल में नहीं आता। मोस्टली क्वेश्चन आपके सेक्शन से आएंगे या जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू में आपके सेपरेशन, डाइवोर्स से हो गया, मैरिज से हो गया, उसकी कंडीशन हो गई, तो इनसे पूछा जा रहा है, गार्जियनशिप से, मेंटेनेंस से, इन सारी चीजों से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। मुस्लिम लॉ में लाइक आपके जो सोर्सेस हैं, मैरिज है, तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। ज्यादा आपको डीपली इसको समझने की कोशिश नहीं करनी, बट हाँ एक बेसिक नॉलेज आपके पास कुछ टॉपिक्स की इसमें होनी कंपलसरी है। एंड ये आपकी वीडियो देखने के बाद आई होप दोस्तों आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि देखो सिर्फ एमसीक्यू को रटने से कुछ नहीं होता। अब आपने इस वीडियो को देख लिया है ना, इस वीडियो को देखते ही आपको याद हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 1 से 2 बार इस वीडियो को प्ले करके सिर्फ रिवाइज करना है। ओके, आपकी वीडियो चल रही है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपको बस आपको आंसर गेस करना है कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। एंड ये ट्रिक बहुत यूजफुल है दोस्तों, आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस ट्रिक से। ओके सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लेना, @लीगल ग्लोसरी। आई होप गाइस आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। एंड आपके अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज दोस्तों वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एप 19 से रिलेटेड आपको भी और क्लासेस मिलने वाली, प्लस आपका मॉक टेस्ट आपको मैं यूट्यूब पे भी कंडक्ट कराऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको सारे पीडीएफ में एक साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। @लीगल ग्लोसरी टेलीग्राम चैनल है हमारा। एंड इसके अलावा दोस्तों मैं आपका मॉक टेस्ट दोस्तों गूगल फॉर्म के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू जरूर कंडक्ट कराऊंगा। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने, एक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, एंड साथ ही साथ दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है। सो गाइस आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये वीडियो की फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए शुभकामनाएं आपके A19 एग्जाम के लिए।